फरीदाबाद की सड़कों पर 3 घंटे तक इंसानियत का गला घोंट दिया गया। एक बेबस माँ जिसने सिर्फ सुरक्षित घर पहुंचने के लिए हाथ बढ़ाया, उसे दरिंदों ने हवस का शिकार बनाकर चलती गाड़ी से खून से लथपथ हालात में नीचे फेंक दिया। चेहरे पर 12 टांके और रूह पर कभी न मिटने वाले जख्म। क्या यही है हमारी बेटियों की सुरक्षा का सच? आज इस खौफनाक वारदात की पूरी परतें खोलेंगे, उसके साथ ही नजर डालेंगे नए साल के उस जश्न पर जहां 1 लाख डिलीवरी बॉयज की हड़ताल आपकी थाली खाली करने वाली है। जानेंगे साल 2026 के उन बड़े बदलावों को जो आपकी सैलरी से लेकर बैंक तक गणित बदलने वाले हैं। और बात होगी चमोली की उस काली रात की जहां सुरंग के भीतर विकास की नहीं बल्कि 70 मजदूरों की चीखों की गूंज सुनाई दी। नमस्कार, मेरा नाम है मुकुंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं वन इंडिया का स्पेशल न्यूज बुलेटिन देश दिन भर। इंसानियत का जनाजा तब निकलता है जब मदद के लिए हाथ बढ़ाने वाले ही शिकारी बन जाएं और शहर की रोशन सड़कें एक बेबस महिला के लिए कत्लगाह से भी बदतर हो जाए। फरीदाबाद की सड़कों पर 3 घंटे तक चली वो दरिंदगी केवल एक महिला के जिस्म पर हमला नहीं था, बल्कि ये हमारे समाज के उस खोखलेपन का सबूत है जहां आधी रात को लिफ्ट मांगना अपनी असमत को दांव पर लगाने जैसा बन चुका है। हरियाणा के फरीदाबाद में एक 28 वर्षीय शादीशुदा महिला के साथ जो कुछ हुआ उसे सुनकर किसी भी संवेदनशील व्यक्ति की रूह कांप जाएगी। ये कहानी एक ऐसी माँ की है जो अपनों से रूठ कर निकली तो थी सुकून की तलाश में, लेकिन रास्ते में घात लगाए बैठे भेड़ियों ने उसका सब कुछ उजाड़ दिया। मामले पर पुलिस क्या कुछ बता रही है वो सुनिए, फिर आपको पूरी वारदात बताएंगे। कल 30 दिसंबर को थाना कोतवाली में एक दुष्कर्म का मामला सामने आया था, जिस पर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए दुष्कर्म की धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया। पुलिस आयुक्त श्रीमान सतेंद्र कुमार गुप्ता द्वारा मामले को कामयाब बनाने के लिए क्राइम ब्रांच सेक्टर 48 को निर्देशित किया गया, जिस पर क्राइम ब्रांच की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और गाड़ी को भी बरामद कर लिया है, जिनसे आगामी पूछताछ की जा रही है। वारदात का सिलसिला सोमवार रात करीब 8:30 बजे शुरू हुआ, जब कल्याणपुरी इलाके में रहने वाली इस महिला की अपनी मां से किसी बात पर कहा-सुनी हो गई। गुस्से और मानसिक तनाव में उसने अपनी सहेली के घर जाने का फैसला किया और घर से निकल भी गई। सहेली के घर वक्त का पता नहीं चला और जब वो वापस लौटने के लिए निकली तो रात के 12 बज चुके थे। 2 नंबर चौक पर खड़ी वो महिला घर जाने के लिए किसी सवारी का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान एक इको वैन वहां आकर रुकी जिसमें 2 युवक सवार थे। उन्होंने महिला को सुरक्षित घर छोड़ने का भरोसा जताया और लिफ्ट देने के बहाने उसे गाड़ी में बैठा लिया। महिला को लगा शायद उसे घर तक पहुंचने का सहारा मिल गया, लेकिन उसे क्या पता था कि वो मौत के वाहन में सवार हो चुकी हैं। गाड़ी में बैठते ही उन युवकों के इरादे बदल गए। वे उसे घर ले जाने की बजाय गुरुग्राम रूट की ओर ले गए। अगले 3 घंटे तक वे दरिंदे उस बेबस महिला को शहर की सुनसान सड़कों पर वैन में कैद करके घुमाते रहे। इस दौरान उन दोनों ने बारी बारी से महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। महिला चीखती रही, बाहर निकलने के लिए हाथ पैर मारती रही, लेकिन गाड़ी की बंद खिड़कियों और सन्नाटे ने उसकी हर पुकार को दबा दिया। उन दरिंदों ने न केवल उसकी असमत लूटी बल्कि विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई। जब उनका मन भर गया तो मंगलवार तड़के करीब 3 बजे उन्होंने एसडीएम नगर के राजा चौक के पास चलती गाड़ी से महिला को नीचे फेंक दिया और अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। सड़क पर गिरने की वजह से महिला के चेहरे और सिर पर गंभीर चोटें आईं। खून से लथपथ हालत में उसने किसी तरह अपनी बहन को फोन किया। सुबह करीब 3:30 बजे जब उसकी बहन मौके पर पहुंची तो वहां का नजारा दिल दहलाने वाला था। उसकी बहन खून में नहाई थी और कपड़े फटे थे। वो सदमे में बदहवास होकर रो रही थी। आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसके चेहरे पर आए गहरे जख्मों को भरने के लिए 10 से 12 टांके लगे। 3 बच्चों की ये माँ जो एक निजी कंपनी में नौकरी कर अपना जीवन संघर्षों से बिता रही थी, आज एक ऐसी मानसिक सदमे में है जिससे उबर पाना शायद उसके लिए अब नामुमकिन है। मामले पर प्रयाग सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में डॉक्टर अमित ने क्या अपडेट दी वो भी सुनाते हैं। 26 वर्ष की महिला 30 तारीख को लगभग सुबह 5:30 बजे के आसपास हमारे पास महिला आई। महिला को काफ़ी ज़्यादा चोटें थी और महिला का इलाज किया जा रहा है और पहले से काफ़ी ज़्यादा सुधार है। महिला तो क्या कुछ बता रहे हैं, किस जैसे चोटें आई हैं, कैसे आई है, कैसे? देखिए, महिला के दाहिने शोल्डर में फ्रैक्चर आया है, आँख के आसपास की हड्डियाँ टूटी हुई हैं, उसके सूचर्स लगे हैं, काफ़ी ज़्यादा ओपन वुंड थे,
इलाज किया जा रहा है, सर्जरी का प्लान किया जा रहा है उसका। आगे जैसे ही औरतों की टीम हमारी सर्जरी की फिटनेस देती है तो हम सर्जरी करने के तो लिए कैसी हालत बता रहे कल से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। कल से टाँके कितने आए हैं महिला के? कुछ लगभग 15-20 के आसपास। तो क्या कुछ कार्रवाई अभी की जा रही है? जो भी लीगली कार्रवाई होती है हॉस्पिटल की तरफ से वो हमने कार्रवाई कर दी है। जैसे लाइक दिस MLC और फॉरेंसिक टीम के लिए हमने जो भी उसके क्लॉथ्स और सैंपल्स जो भी भेजना होता है वो हमने भेज दिया है फोरेंसिक। परिवार से बातचीत हुई है, क्या कहते हैं? परिवार वालों का कहना यही है कि मरीज का किसी तरीके से इलाज हो जाए और मरीज ठीक हो जाए और वो अपने इंसाफ की मांग कर रही है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए वारदात में इस्तेमाल की गई इको वैन को बरामद कर लिया और 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। हालांकि अस्पताल में भर्ती पीड़िता की हालत अब भी नाजुक बनी है। ये घटना फिर से वही पुराना सवाल खड़ा करती है कि क्या हमारे शहरों की रातें सिर्फ अपराधियों के लिए है? आखिर कब तक लिफ्ट देने के नाम पर सड़कों पर इस तरह का नंगा नाच और दुष्कर्म होता रहेगा? कब तक बेटियां अपने ही शहर में अजनबियों की दरिंदगी का शिकार बनेंगी? सोचिए, घड़ी की सुइयां रात के 12 बजाने को तैयार है, रात के 12 बजाने वाली हो, चारों तरफ जश्न का शोर हो और ठीक उसी वक्त आपके फोन पर ऑर्डर कैंसिल का एक नोटिफिकेशन आए। इस नए साल की शाम आपकी थाली अब खाली भी रह सकती है, क्योंकि जिन डिलीवरी हीरोज के दम पर हम अपनी पार्टी को एंजॉय करते हैं, अपनी पार्टी प्लान करते हैं, उन्होंने इस बार आपके जश्न को ही लॉग आउट करने का फैसला कर लिया। ये केवल एक हड़ताल नहीं बल्कि उन लाखों अदृश्य हाथों का विद्रोह है जो कि धूप, बारिश और कड़कड़ाती ठंड में आपकी सुविधा के लिए सड़कों पर दौड़ते हैं, लेकिन खुद अपनी पहचान और सुरक्षा के लिए तरस रही हैं। चलिए पहले आपको डिलीवरी पार्टनर्स का दर्द सुनाते हैं, फिर मामले को समझेंगे। एक जो बिलदार होता है उससे कम हमारी दिहाड़ी होती है। प्लस में जब हम कस्टमर के पास जाते हैं तो हमारे अंदर कितना भी दुख हो लेकिन हम उन्हें मुस्कुरा करके कहते हैं थैंक यू सर। ऑर्डर किसी भी वजह से कैंसिल हो जाता है तो वो राइडर पे आ जाता है कि भाई राइडर को प्लांटी देना होगा, जिसमें हमारी कोई गलती नहीं होती। हाँ हम भी है, लेकिन वजह तो बहुत सारी है। जैसे रेड कार्ड है, हमें उतना पैसा नहीं मिलता है। दूसरी बात है कि जो इंश्योरेंस है वो कंपनी देता नहीं है कि बेंगलोर PDF भेजो, और बंदा के पास पैसा नहीं है। सब इसमें पता है कि एक मिडिल क्लास होता है, 12-14 घंटे काम करके 700 रुपया 800 रुपया काम करते हैं, उसमें 250-300 तेल हो जाता है, बाहर जो खाना खाते हैं खर्चा, मतलब एक जो बिलदार होता है उससे कम हमारी दिहाड़ी होती है। प्लस में जब हम कस्टमर के पास जाते हैं तो हमारे अंदर कितना भी दुख हो लेकिन हम उन्हें मुस्कुरा करके कहते हैं थैंक यू सर, हमें रेटिंग करना। और ये तीसरी बात है कि जैसे ऑर्डर किसी भी वजह से कैंसिल हो जाता है तो वो राइडर पे आ जाता है कि भाई राइडर को प्लांटी देना होगा, जिसमें हमारी कोई गलती नहीं होती। नए साल की इस चमक धमक वाली शाम को फीका करने की पूरी पटकथा लिखी जा चुकी है। तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन और इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स ने देशव्यापी हड़ताल का बिगुल फूंक दिया। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता जैसे महानगरों में 1 लाख से ज्यादा डिलीवरी बॉयज ने 31 दिसंबर को काम ठप करने का फैसला लिया। इसका सीधा असर जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट और ज़ेप्टो जैसी कंपनियों पर पड़ेगा, जिनके लिए ये रात साल की सबसे बड़ी कमाई वाली रात हुआ करती थी। इस बार 10 मिनट में सामान पहुंचाने वाली जादुई सर्विस गायब हो सकती है और आपके पसंदीदा रेस्टोरेंट का खाना किचन में ही धरा का धरा रहेगा। इन वर्कर्स का गुस्सा अचानक नहीं फूटा, ये बरसों से सुलग रही उस आग का एक नतीजा है जिससे गिग इकोनॉमी की चकाचौंध में दबाया गया। जिस डिलीवरी बॉय को कागजों पर पार्टनर कहकर लुभाया गया, उसे ना तो पेंशन मिलती है, ना स्वास्थ्य बीमा और ना ही PF। शुरुआत में जिस काम के लिए उन्हें 60 रुपए मिलते थे, आज वो घटकर 15 से 20 रुपए हो गया। ऊपर से ब्लिंकिट और ज़ेप्टो जैसी कंपनियों का 10 मिनट डिलीवरी का जानलेवा दबाव, जिसने इन युवाओं की जिंदगियों को सड़क हादसे के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। बिना किसी कारण के ID ब्लॉक कर देना और सामाजिक सुरक्षा का अभाव इस आधुनिक गुलामी के सबसे कड़वे सच भी हैं। विशेषज्ञों की बात करें तो उनका मानना है कि दक्षिण भारत के बड़े शहरों में ऑर्डर वॉल्यूम में 20% तक की भारी गिरावट आ सकती है। हालांकि कंपनियां भारी इंसेंटिव का लालच देकर विद्रोह को कुचलने की कोशिश करेगी, लेकिन इस बार का समर्थन ऐतिहासिक है। ये लड़ाई अब केवल पैसों की नहीं बल्कि सम्मान और अधिकारों की है।
अगर ये हड़ताल सफल रही तो इस बार नए साल का स्वागत बिना फूड डिलीवरी के आपको करना पड़ेगा। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या अरबों की ये कंपनियां अपने ही पार्टनर्स की जायज मांगे पूरी करेंगी या फिर 31 दिसंबर और 1 जनवरी यानी कि न्यू ईयर वाली शाम आपके लिए इस बार भूखी रहने वाली है। 31 दिसंबर की रात करोड़ों भारतीयों का जायका भी बिगड़ सकता है। ये संघर्ष उस सिस्टम के खिलाफ है जो चंद मिनटों की सुविधा के लिए इंसानियत को दांव पर लगा रहा है। क्या आप तैयार हैं उस तारीख के लिए जो सिर्फ साल का नंबर नहीं बदलेगा बल्कि आपकी जीभ का गणित और जीने का तरीका पूरी तरह से बदलने वाली है। 1 जनवरी 2026 केवल एक कैलेंडर का पन्ना पलटना नहीं बल्कि एक ऐसा सिस्टम रीसेट है जिसका असर आपकी रसोई से लेकर आपकी सैलरी और आपके स्मार्टफोन के ऐप्स तक पड़ने वाला है। नए साल की पहली किरण के साथ ही देश में बैंकिंग, टैक्स, ऑटोमोबाइल और सरकारी नीतियों के जो नए नियम लागू होंगे वो किसी के लिए खुशियां तो किसी के लिए गम की सौगात लाएंगे। किसी के बजट को बिगाड़ने की तैयारी भी कर चुके होंगे। इस बदलाव की सबसे बड़ी और दमदार खबर उन लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए है जो कि लंबे वक्त से 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे थे। उम्मीदों के मुताबिक 1 जनवरी 2026 से इसे लागू किया जाएगा जो कि कर्मचारियों की आय में 20 से 35% तक की जबरदस्त उछाल लाने वाला है। अगर फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.0 किया गया तो मध्यम वर्ग के हाथ में आने वाला उनका पैसा उनके जीवन स्तर को एक नई ऊंचाई देगा। लेकिन एक तरफ जहां आमदनी बढ़ने की उम्मीद है वहीं दूसरी तरफ लग्जरी का सपना महंगा होगा। अगर आप नए साल में चमचमाती कार घर लाने की योजना बना रहे हैं तो आपकी जेब थोड़ी और ढीली होगी। होंडा, निसान, एमजी, मर्सिडीज बेंज और BMW जैसी दिग्गज कंपनियां अपनी गाड़ियों की कीमतों में 1 से 3% तक की बढ़ोतरी करने वाली है। यानी कि नए साल में सफर करना पहले से ज्यादा महंगा हो जाएगा। राहत की बात करें तो राहत की बात में रसोई गैस और ईंधन के मोर्चे पर अच्छी खबर मिल सकती है। यूनिफाइड टैरिफ सिस्टम के लागू होने से CNG और PNG की कीमतों में गिरावट की संभावना है जिससे न केवल ऑटो वालों को बल्कि पाइप वाली गैस इस्तेमाल करने वाले के घरों में सीधा लाभ पहुंचेगा। इसके साथ ही हर महीने की पहली तारीख को होने वाली LPG सिलेंडर की समीक्षा इस बार आम आदमी के हक में जा सकती है। बैंकिंग और निवेश के क्षेत्र में भी बड़े बदलाव आपका इंतजार कर रहे हैं। अब क्रेडिट स्कोर अपडेट होने के लिए आपको हफ्तों इंतजार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि अप्रैल 2026 तक ये प्रक्रिया महज 7 दिनों की रह जाएगी। वहीं भविष्य निधि यानी कि EPFO ने अपने नियमों को इतना सरल बना दिया कि अब PF निकालना पहले जैसा सिरदर्द नहीं। 13 जटिल शर्तों को खत्म कर अब केवल 3 श्रेणियों में निकासियों को समेट दिया गया जो कि किसी भी इमरजेंसी में कर्मचारियों के लिए संजीवनी का काम करेगी। डिजिटल दुनिया और सोशल मीडिया के लिए भी 2026 एक कड़ा संदेश लेकर आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया की तर्ज पर भारत में भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर सख्त पाबंदियां देखने को मिल सकती है। वहीं किसानों के लिए बात करें तो किसानों के लिए ये साल तकनीक और सुरक्षा का मेल रहेगा। अब किसानों के लिए विशिष्ट ID कार्ड बनाए जाएंगे। विशिष्ट ID उनको मिलने वाली है और फसल बीमा योजना के तहत जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान की भरपाई भी इसमें शामिल रहेगी बशर्ते नुकसान की सूचना 72 घंटे के भीतर दे दी जाए। अंत में सबसे जरूरी चेतावनी उन लोगों के लिए है जिन्होंने अब तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया। 1 जनवरी 2026 की समय सीमा बीतते ही आपका पैन कार्ड महज एक प्लास्टिक का टुकड़ा रह जाएगा और आपके बैंकिंग लेन देन ठप पड़ेंगे। कुल मिलाकर 2026 का आगमन भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज में एक बड़े बदलाव का बिगुल है जिसके लिए आपको मानसिक और वित्तीय रूप से अभी से तैयार हो जाना चाहिए। क्या विकास की ऊंची इमारतों और विशाल बांधों की नींव मजदूरों के खून से लिखी जाए ये जरूरी है। उत्तराखंड की वादियों में जब पहाड़ का सीना चीरकर बिजली बनाने की कोशिश हो रही थी तब अलकनंदा के किनारे बसी एक सुरंग अचानक 110 जिंदगियों के लिए मौत का कुआं सा बनती नजर आई। यह हादसा केवल 2 मशीनों की टक्कर नहीं, 2 ट्रेनों की टक्कर नहीं बल्कि सुरक्षा के उन तमाम दावों का मलबे में तब्दील हो जाना था जिन्हें बड़ी बड़ी कंपनियां विकास के नाम पर आगे बढ़ाती है, विकास का नाम देती है। उत्तराखंड के चमोली जिले से आई ये खबर रूह कपा देगी। मामला है विष्णुगाड पीपलकोटी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की उस निर्माणाधीन सुरंग का जहां रात के करीब 9 बजे के करीब जब आधी दुनिया आराम कर रही होती है तब जमीन से सैकड़ों फीट नीचे मौत का तांडव मच रहा था। सुरंग के भीतर करीब 110 मजदूर और इंजीनियर अपनी शिफ्ट खत्म कर बाहर आने की तैयारी कर रहे थे। तभी अचानक लोको ट्रेनों के आपस में टकराने से भीषण धमाका हुआ और पल भर में वहां अंधेरे और धूल के गुबार के
बीच सिर्फ कराहने और मदद मांगने की आवाजें आई। इस हादसे में 70 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए, जबकि 5 की हालत नाजुक है कि वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। ये भयानक हादसा उस वक्त हुआ जब सुरंग के भीतर शिफ्ट बदली जा रही थी। एक लोको ट्रॉली में सवार होकर 110 कर्मचारी अपनी हार्डकोर मेहनत के बाद ड्यूटी पूरी कर बाहर निकल रहे थे। उसी समय काल बनकर सामने से लदी एक दूसरी ट्रॉली विपरीत दिशा से सुरंग के भीतर दाखिल हुई। प्रत्यक्षदर्शियों और शुरुआती जांच के अनुसार उस भारी भरकम सामान वाली ट्रॉली के अचानक ब्रेक फेल हो गए। ढलान और रफ्तार के कारण वो बेकाबू हो गई और सीधे मजदूरों से भरी ट्रॉली से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों ट्रॉलियां पटरी से उतरकर पलट गई। उसमें सवार मजदूर एक दूसरे के ऊपर पत्तों की तरह बिखर गए। किसी का हाथ टूटा तो किसी का पैर, तो कोई लोहे के मलबे के नीचे दबता नजर आया। सवाल उठता है कि आखिर इस तबाही की जिम्मेदारी है किसकी? क्या यह सिर्फ एक तकनीकी खामी थी या फिर टीएचडीसी प्रबंधन की आपराधिक लापरवाही? सुरंग के भीतर जहां सैकड़ों मजदूर काम कर रहे हैं, वहां इस्तेमाल होने वाली मशीनों और ट्रॉलियों की नियमित जांच क्यों नहीं की गई? ब्रेक फेल होना कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि खराब रखरखाव का नतीजा है। इसके साथ ही शिफ्ट बदलते समय ट्रैफिक मैनेजमेंट और संचार व्यवस्था में भारी कमी की एक झलक भी है, जिसके कारण एक ही ट्रैक पर 2 ट्रॉलियां आई आमने सामने आ गई। आपको बता दें कि बिहार, ओडिशा और झारखंड से अपनी गरीबी मिटाने आए इन मजदूरों की सुरक्षा को लेकर कंपनी का ये उदासीन रवैया वास्तव में सवाल या निशान छोड़ता है। अब बड़े सवाल के घेरे में ये पूरी कंपनी और पूरी परियोजना नजर आ रही है। हादसे की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी और बचाव दल ने मोर्चा संभाला और रात भर घायलों को गोपेश्वर और पीपलकोटी के अस्पतालों में पहुंचाया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना की रिपोर्ट तलब की और घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश भी दिए। 444 मेगावाट की ये परियोजना 2026 तक पूरी होनी है, लेकिन इस हादसे ने ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हम विकास की संधि दौड़ में उन इंसानों की कीमत भूल गए जो कि इसे मुमकिन बनाते हैं। फिलहाल सुरंग में जांच जारी है, लेकिन उन 70 घायल मजदूरों के लिए ये रात किसी भयावह काल से कम नहीं थी, जिसका जख्म उन्हें ताउम्र सताता रहेगा। बहरहाल ये थी आज की वो बड़ी खबरें जिनका जानना आपके लिए, हमारे लिए और देश के लिए जरूरी है। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.